हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ ग्राफ भी वहाँ पर हमने समझे थे। तो फटाफट उन ग्राफ्स को मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर आगे मूव करते हैं। पहला जो ग्राफ मैं देखना चाहता हूँ वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो आपने किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट डाली है और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या काम? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो पोटेंशियल था जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, ठीक है। अब उसके बियॉन्ड जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, जो एनर्जी आप सप्लाई करते हैं वो दो काम करती हैं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ तो फिक्स है, तो जितना ये बढ़ेगी तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, ई क्या होता है? एच न्यू। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ दोनों के लिए चल जाएगा, आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के लिए भी चला सकते हो और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए भी चला सकते हो। क्लियर है बात आपको? चलिए अब देखो, अगर इस कर्व को मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पर कट करता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, और आपको ज़रा याद दिला दूँ, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे तो उसकी इक्वेशन आप लिखते हो y = mx, और वो y एक्सिस से पास होती हुई ऊपर कहीं कट करते पास होती हुई जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c, और कुछ इस टाइप की हो तो आप उसकी इक्वेशन लिखते हो y = mx - c। ये c होता है कि y एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रही है, ठीक है कि नहीं बात? इंटरसेप्ट बोलते हैं बेटा, और m को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नेचर तो ये है, y = mx - c। तो चलिए देखते हैं इसको, y = mx - c, इस नेचर का बनाने की कोशिश करते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है कि जो एनर्जी मैंने सप्लाई की वो दो काम करेगी, वर्क फंक्शन का प्लस काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, कल डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो y एक्सिस पर कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसको इधर रखो और बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ। तो EV0 क्या आ जाएगा? h न्यू - phi, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है सिर्फ, तो E को भी नीचे ले आओ, V0 = h न्यू बाई E - phi/E। देखो ये काम कर रहा है किसका? C का, तो इसका इंटरसेप्ट कितना होगा? phi/E होगा, ठीक है कि नहीं बात आपको? और h/e किसका काम कर रही है बेटा? स्लोप का। स्लोप किसके बराबर आ गया? h/e के। आपको पता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, स्लोप टेंजेंट थीटा के भी बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के, ठीक है। तो स्लोप को क्या लिख सकता हूँ मैं? टेंजेंट थीटा एंड = h/e। होगा क्या बेटा? वो आपको ये एंगल दे देगा। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि ये एंगल दे दिया जाता है और आपसे पूछता है कि h बताओ इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, तो थीटा दे दिया तो टेंजेंट थीटा निकाल लो, है ना, और h/e के बराबर पुट कर दो, e को उधर ले जाके गुना कर दो और क्या निकल जाएगा? आपका h निकल जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो इस चीज़ को आपको नोट रखना है, ओके। नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। आपको पता है इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब सोर्स को पास लेके आना और नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करना, और नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच। करंट का इंटेंसिटी के साथ लेना देना है, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, परंतु एक फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या होगा? स्टार्ट होगा, जिसे आप क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल का किसके साथ लेना देना है? फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अभी मैंने बताया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, ठीक है। इंटेंसिटी इंक्रीज करते रहें आप। एक कलर को लें जिस पर मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने ग्रीन कलर को लिया और उस पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और उस सोर्स को
मैं ये प्लेट है वो, ठीक है, और ये मेरा सोर्स है, इस सोर्स को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, करंट इंक्रीज हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली नहीं है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगी, ठीक है। अब करंट और टाइम के बीच में देखो क्या होता है बेटा, इस बात को नोट करो कि जो भी एक फोटोन है, ठीक है, जैसे ही इस प्लेट पर पड़ा तो इस इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है, इस फोटोन के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। आपने देखा होगा ना लास्ट टाइम कोलिजन में कि एक बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है और ये अगर रुकी हुई है, तो इनके बीच में अगर कोलिजन होता है तो ये पहले वाली रुक जाती है और ये वाली चलने लग जाती है v से, तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें पूरी एनर्जी आ जाती है और बिना देरी किए ये क्या हो जाता है, यहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है, ठीक है। कुछ समय तो लगता है लेकिन वो इतना कम आपको दिखेगा भी नहीं, 10 की पावर -9 या 6 जितना भी है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट डाटा, ही देख लेना, और उसके बाद आपका करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थोड़े समय के लिए इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और याद रखें आप, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी 2 को मिल जाए। 3 करोड़ में एक चांस होगा, 3 करोड़ अगर फोटोन टकराएं तो एक चांस होगा कि एक फोटोन की एनर्जी 2 को मिल गई, तो वो नेग्लिजिबल है। तो आप ये मानकर चलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही फोटोन है। देखिए होगा क्या, मान लो ये जो फोटोन है रेड लाइट वाला है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है सरफेस पर, इसको एनर्जी मिली। रेड लाइट पर तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम, तो हो सकता है कि ये निकले ही ना। इसको एनर्जी मिली और इस एनर्जी की जैसे इसी में कहीं भाग गया, इस मेटल सरफेस में ही कहीं क्या करने लग गया, मूव करने लग गया, ये बाहर नहीं निकला। एनर्जी मिली तो इसमें रैंडमनेस तो आएगी कि नहीं आएगी यार, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब मान लो इसको ग्रीन लाइट का फोटोन पड़ा, तो जैसे ही एनर्जी मिली ये भाग लिया यहाँ से, और फिर अगले वाला आ गया, उसको अगला फोटोन मिलेगा। समझ आई बात आपको। ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन 2 को मिल जाए, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन को 2 फोटोन मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ऐसे सोच सकते हो कि अगर मान लो सर रेड वाला दे, एक रेड वाले से काम नहीं चल रहा तो 2 रेड वाले इस इलेक्ट्रॉन पर टपका देता हूँ और ये भाग जाए, ऐसा सोचते हैं बच्चे, परंतु ऐसा भी नहीं होगा। जैसे ही एक फोटोन मिलेगा इसके पास रैंडमनेस आ जाएगी और ये आगे निकल जाएगा, और ये वाला फोटोन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर 2 मार दूँ सर मैं रेड के और इसको निकाल दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा उस पोजीशन पे, उसको दूसरा फोटोन मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ, जब दोनों प्लेट्स के, डेट इज़ कलेक्टर प्लेट और इमिटर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो कुछ करंट क्रिएट होता है, आपने कल देखा था। और जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूँ तो करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, और एक पर्टिकुलर के बाद करंट क्या हो जाता है आपका, सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट करंट, हाँ कि ना। ये आपने देखा था, है ना। ये बैटरी लग गई है, यहाँ पर बैटरी लग गई है, हाँ कि ना। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और लेकिन काम नहीं बन पा रहा क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्ट होने थे वो हो चुके हैं, अब आगे करंट नहीं बढ़ सकता, ठीक है कि नहीं बात आपको। और अगर मैं रिवर्स करता हूँ बैटरी को तो एक पॉइंट पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट 0 हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ आएगा, हाँ के ना। अब इसमें 2 वेरिएशन देखे थे। कल को आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, सोर्स को थोड़ा सा और पास ले आओ, क्लियर है बात आपको, सोर्स को क्या ले आओ, थोड़ा सा और पास ले आओ, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिला था, है ना, इस तरीके का। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आप लोगों को। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिला था, कब, जब आप क्या करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा करंट, दिस विल बी I3 I2 I1। तो ये क्या किसका ग्राफ है, I3 ग्रेटर है I2 से और ग्रेटर है I1 से एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा उसका करंट भी ज़्यादा। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक और ग्राफ देखा था, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसके बीच में था, पोटेंशियल के बीच में था, लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देखा था हमने। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आपका पोटेंशियल, वहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ आपने देखा हो शायद, याद करो, इसका जस्ट उल्टा। क्लियर है बात आपको, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिला था। दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी ν3 ν2 एंड ν1।
एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, और क्रॉसपॉन्डिंगली अलग अलग आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देखने को मिले थे, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपका क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। परंतु फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो तीनों केसेस में मैक्सिमम करंट क्या है, सेम। क्लियर है बात। और इस केस में आपने देखा था कि इंटेंसिटी का करंट से लेना देना है, तो अलग अलग इंटेंसिटी पर करंट अलग अलग है, परंतु स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तीनों का सेम। देख लीजिए इंटेंसिटी के और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का, मतलब इंटेंसिटी बढ़ सकती है परंतु स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता। क्लियर हो रही है बात आपको। तो ये ग्राफ थे, कल हमने देखे थे, ठीक है। इनको एक बार रिवाइज करवा दिया है। बेटा एग्ज़ाम में ग्राफ ही पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। इसका वेरिएशन इसके साथ बताओ। 3 नंबर का चैप्टर है ये, तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या करना है, सारे ग्राफ अच्छे तरीके से करने हैं, और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, वो पूछ लेता है 2 नंबर में। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो अब हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। तो आइंस्टीन इक्वेशन को देखिए आप। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने एक मेटल सरफेस ली और मान लो ये सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, आपने इसके ऊपर क्या डाला, लाइट डाला, और लाइट को उन्होंने माना कि एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं। इनको क्या बोला गया था इनिशियली, क्वांटा क्या बोला गया था, क्वांटा, और बाद में इनको क्या बोला गया था, फोटॉन्स। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो क्वांटास आ रहे हैं और ये एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो आप, वो किस फॉर्म में कर रहे हो, एच न्यू, और ये एनर्जी 2 काम करेगी, एक तो वर्क फंक्शन का और एक प्रोवाइड करवाएगी काइनेटिक एनर्जी। नोट करें, मैं काइनेटिक एनर्जी जब लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, सरफेस पर है। अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका वर्क फंक्शन थोड़ा सा अधिक होगा। उसको बाहर निकालने के लिए मुझे इसके अमाउंट में, इसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो एनर्जी एच न्यू होती है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, एच न्यू नॉट, आके ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको उधर ले जाओ, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो इक्वेशन 1 आ गई आपकी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जा सकता है, सी बाय लैम्डा, आके ना, तो सी बाय लैम्डा अलग अलग तरीके से लिखेंगे बस, और कुछ नहीं है। और ये सी बाय लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सी को भी बाहर निकाल लो, एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। समझ आ रही है बात आपको। ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन देखिए, आपने कल देखा था कि काइनेटिक एनर्जी को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में लिखा जा सकता है, ई वी नॉट। तो वो पुट कर देंगे, तो इसमें पुट कर दो, इसमें एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ये फ्रीक्वेंसी है और ये पोटेंशियल है। इस आइटम को इधर लेके आओ, एच ई वी नॉट, और ये आपका क्या आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। क्लियर है बात आपको। कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो बताइए। है बेटा, कर लोगे। ठीक है। तो दिस इज़ द आइंस्टीन इक्वेशन। अब आइंस्टीन इक्वेशन से भी आप फोटो इलेक्ट्रिक्स के जो लॉ हैं उनको वेरीफाई कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ हैं उनको वेरीफाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं। आइंस्टीन की इक्वेशन ये है ना। आप इसको पकड़कर काम करते हैं और समझते हैं। देखो, अगर मान लो न्यू नॉट ग्रेटर हो न्यू से, ये चीज़ इससे ग्रेटर हो, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और आपने जो सप्लाई की है वो क्या है, कम है। ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा और काइनेटिक एनर्जी को उधर लेके जाऊँगा, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी को इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी यहाँ से, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ठीक है। अगर ये कंडीशन है कि ये एनर्जी इससे कम है, वो कैसे पता चला, मैंने ये लिख दिया कि न्यू नॉट न्यू से क्या है, अधिक है, जो आप सप्लाई कर रहे हो वो कम है और ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है,
तो इसको उधर लेके जाओ तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। दूसरा नियम, मान लो ये अधिक है इससे, अगर ये अधिक है तो इसको उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ के ना, क्लियर है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव, और जितना ये अधिक होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी और पॉजिटिव हो जाएगी। तो दूसरा नियम यही कहता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। यही तो बात हुई थी, ठीक है कि नहीं बात आपको। तीसरा नियम, अब आप देखो कि एक फोटोन किसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। एक फोटोन किसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन को। ये हमारी अभी बात हो चुकी है। तो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा आप सप्लाई करोगे तो उतने ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यार, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। तो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर सेकेंड, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, इंटेंसिटी। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के। समझ में आई बात आपको। एंड सिंस द कोलिजन बिटवीन द फोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन इज प्योरली इलास्टिक, तो पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई होगी, और देयर विल बी नो टाइम गैप और नो टाइम लैग बिटवीन द करंट एंड टाइम। मतलब जैसे ही एनर्जी सप्लाई होगी वैसे ही क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और यही तो हमारा क्या था, फोर्थ लॉ, नो टाइम लैग। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको। तो इस तरीके से आप आइंस्टीन की इक्वेशन से आपके फोटो इलेक्ट्रिक्स जो लॉ हैं उनको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा आप लोगों को बात, ठीक है।